इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ईसीजी ड्रॉ करके रखा है। तो पहले हम इस टॉपिक की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब हम ले लेंगे और बाद में यहाँ पर आएंगे हम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इट इज़ ग्राफिकल recording of electrical variations detected at the surface of body during their propagation through the wall of heart is electrocardiogram। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस। इट इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस detected at the surface of a body during their propagation through the wall of heart is electrocardiogram। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, हार्ट में जो एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ में जो भी हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती है हार्ट के द्वारा ड्यूरिंग हार्ट बीट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, तो हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती है। वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं हार्ट में जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में वेरिएशंस है, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटीज़ में वेरिएशंस हैं। हार्ट की एक्टिविटीज़ में सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये दो टाइप्स के एक्टिविटीज़ है हार्ट में, जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हार्ट के दो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है, ये दो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का जो भी वेरिएशन है या फिर जो भी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, वो हार्ट के वॉल से बॉडी के सरफेस पर प्रोपोगेट होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है। और हार्ट के वॉल से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस बॉडी के सरफेस पर प्रोपोगेट हुआ है, उसको डिटेक्ट करके उसका जो ग्राफिकल रिकॉर्ड हमें मिलता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में वेरिएशन है। जब सिस्टोल होता तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती, जब डायस्टोल होता तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कम होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है हार्ट से बॉडी के सरफेस पर प्रोपोगेट होती है, और बॉडी के सरफेस पर हम अगर इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रोड हार्ट के एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। और वो जो रिकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रोड ने किया हुआ जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग हमें ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दिख सकता है या फिर हमें वो एक प्रिंट आउट के फॉर्म में हमें मिल सकता है।
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ, ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग। अब ये जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है ये किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ एकदम थोड़ी सी कम, बहुत कम ऐसी जनरेट होती है हार्ट के द्वारा ड्यू टू सिस्टोल एंड डायस्टोल, ड्यू टू मूवमेंट मतलब एक्शन पोटेंशियल है वो। तो एट द सरफेस, सो इट इज़ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस डिटेक्टेड। कहाँ डिटेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस? एट द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस पर, मतलब उसका देखिए उसका प्रोपोगेशन होता है फ्रॉम हार्ट टू सरफेस ऑफ बॉडी, और बॉडी के सरफेस से वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो सरफेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग देयर प्रोपोगेशन मतलब हार्ट से बॉडी के सरफेस पर वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट। कहाँ से? हार्ट के वॉल से बॉडी के सरफेस पर ये इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोपोगेट होते हैं और बॉडी के सरफेस से वो डिटेक्ट किए जाते हैं। उनके डिटेक्शन के बाद हमें अगर वो दिखाना है किसी को तो वो एक ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आया? तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ दो फॉर्म में हो सकता है, एक ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, अगर इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर वगैरह जुड़ा है तो उस कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या दिखेंगे हमें? ऑन स्क्रीन डिस्प्ले या फिर प्रिंट आउट। मतलब मॉनिटर अगर है वहाँ पर तो हमें ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है ये ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। जैसे हम आईसीयू में जाते हैं, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनके पूरे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उनके पास एक मॉनिटर भी लगा हुआ होता है। उस मॉनिटर पे हरदम मतलब कंटिन्यूअसली दिखता है ये, है ना, ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। या फिर कभी कभी जो क्लिनिक में जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो उनका ईसीजी किया जाता है तो डॉक्टर प्रिंट आउट दे देते हैं। समझ में आया ना बेटा? कोई डिफ़िकल्टी? तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आया? पूरा समझ में आया डेफिनेशन? इट इज़ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग देयर प्रोपोगेशन थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, and these are in the form of on screen display और प्रिंट आउट। या तो फिर वो डिस्प्ले होगा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, या तो फिर वो क्या होंगे? प्रिंट आउट। एनी डिफिकल्टी? इंस्ट्रूमेंट used for recording signals is ECG machine और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस रिकॉर्ड करने के लिए जो मशीन यूज़ होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ईसीजी मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
जो मशीन यूज़ होता है ईसीजी के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए जो मशीन यूज़ होता है, ये हार्ट में प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस रिकॉर्ड करने के लिए उस मशीन का नाम क्या है? ईसीजी मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये मशीन क्या करती है? ये मशीन का काम है रिकॉर्ड सिग्नल्स को रिकॉर्ड करेंगी एंड एम्प्लीफाइज। सिग्नल रिकॉर्ड करना और उसका एम्प्लीफिकेशन करना। इसका मतलब क्या होता है? जो भी सिग्नल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बैक्टीरिया को देखना है, उसको हमें पूरा उसका स्ट्रक्चर अगर हमें स्टडी करना है तो हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा, तो मैग्नीफिकेशन होगा। समझ में आया ना? मैग्नीफिकेशन होगा। जैसे मुझे बोलना है लेकिन मेरा जो मैं बहुत बड़े जगह पर हूँ, वहाँ पर मैं स्पीच दे रही हूँ, तो मुझे माइक में बोलना पड़ेगा। जब मैं माइक में बोलूँगी तो मेरे साउंड का एम्प्लीफिकेशन होगा, तो जो लास्ट में बैठा है उसको भी सुनाई आएगा। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब आपको समझ आया होगा। एम्प्लीफिकेशन मतलब ये जो सिग्नल्स रहते, ये जो वेरिएशंस रहते, ये इतने कम रहते कि हमें अगर उस वेरिएशंस को महसूस करना है या फिर हमें उस वेरिएशंस को डिटेक्ट करना है तो हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एम्प्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको डिटेक्ट कर सकते। एम्प्लीफाई का मतलब होता है ना, उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। छोटा है तो उसको बड़ा बनाएंगे तब तो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं ना। तो क्या करना, ये जो मशीन है, ये मशीन क्या करती है? मशीन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती है। समझ में आया? रिकॉर्ड करती है, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उसको एम्प्लीफाई करना भी ज़रूरी होगा। एम्प्लीफाई करती है मतलब उसको अगर वो कम है तो उसको थोड़ा बड़ा बना देंगी, है ना? छोटा सा है तो उसको बड़ा, कम है तो उसको बड़ा बना देंगे ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें। समझ में आया बेटा? एनी डिफ़िकल्टी? तो ये हो गया। अब इसके आगे जाएंगे हम। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस है, इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स। क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स, वेरियस इलेक्ट्रोड्स। Various electrodes are used for recording के लिए इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स का काम है रिकॉर्ड करना और ये मशीन का काम है सिग्नल्स को डिटेक्ट करना और उसका एम्प्लीफिकेशन करना। तो जो इलेक्ट्रोड्स है वो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। दैट इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, देखिए 4 इलेक्ट्रोड्स पोजीशन ऑन लिम्स। 4 इलेक्ट्रोड लिम्स पर होते हैं, 2 लेग्स पर होंगे, 2 आर्म पर होंगे, मतलब हैंड्स पर। कितने इलेक्ट्रोड्स है? 4 इलेक्ट्रोड्स। ये जो 4 इलेक्ट्रोड्स है इन्हें बोलेंगे हम लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे 4 इलेक्ट्रोड्स को। क्या बोला जाता है? लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। ये जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स है, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स टोटल 4 होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स लेग्स के ऊपर होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हाथ के ऊपर, मतलब आर्म्स के ऊपर। दोनों को मिला के ये 2 + 2 हो गए 4। इन्हें बोलेंगे हम लिम्ब
इलेक्ट्रोड्स। इसके बाद जो 6 इलेक्ट्रोड्स है, 6 इलेक्ट्रोड्स, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, 6 इलेक्ट्रोड्स जो है वो चेस्ट के ऊपर रखे जाते हैं। दिज आर चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। कहाँ रखे जाएंगे 6 इलेक्ट्रोड्स? ये रखे जाएंगे चेस्ट के ऊपर। पोजीशन ऑन चेस्ट, दैट इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। चेस्ट पर, अलग अलग जगह पर चेस्ट पर रखे जाएंगे, उन्हें बोलते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। तो कितने इलेक्ट्रोड्स है ये? कुल मिला के 10 इलेक्ट्रोड्स है, 10 इलेक्ट्रोड्स। उसमें से ये 4 इलेक्ट्रोड्स लिम्ब इलेक्ट्रोड्स है और 6 इलेक्ट्रोड्स चेस्ट इलेक्ट्रोड्स है। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स में से दो इलेक्ट्रोड्स लेग्स के ऊपर, 2 इलेक्ट्रोड्स आर्म्स के ऊपर। ये जो 6 इलेक्ट्रोड्स है ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स है। कहाँ रखे जाते हैं? ये चेस्ट पर। ये जो नॉर्मल ईसीजी होता है इसमें 3 वेव्स रिकॉग्नाइज होती है नॉर्मल ईसीजी में। कितने वेव्स होती है नॉर्मल ईसीजी में? 3 वेव्स आर रिकॉग्नाइज। In normal ECG, 3 waves are recognized. उसमें नंबर 1 है P वेव। ये है P वेव। ये देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो टाइम लिया गया है सेकंड में। ये नॉर्मल ईसीजी है। टाइम देखिए यहाँ 0 सेकंड, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8। यहाँ पर एक जो कार्डियक साइकिल है, ये कार्डियक साइकिल ख़त्म होगी 0.8 सेकंड, है ना। 0.8 सेकंड बराबर था ये। यहाँ पर 0.8 सेकंड एक कार्डियक साइकिल यहाँ पर ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर है टाइम इन सेकंड। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस मिली होल्ट, 0 + 1 + 2, ये है इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस। यहाँ लिए गए हैं वाई एक्सिस पर। पी वेव देखिए, ये है पी वेव, ये 0, ये बेस लाइन ऑफ ग्राफ, ये है बेस लाइन ऑफ ग्राफ। पी वेव हमें दिख रही है। पी वेव कैसी है? पी वेव है स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम baseline of graph, from baseline of ग्राफ की बेसलाइन ये है। यहाँ पर स्टार्ट हो गई कार्डियक साइकिल, मतलब हार्ट बीट स्टार्ट हो गया। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते ही हमें यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन मिला। ऐसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ये सीधा चालू था, सीधा था ये, लेकिन जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए देखो हमें डिफ्लेक्शन मिल गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेरिएशन हार्ट में जो जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन देखिए, डिफ्लेक्शन मिला हमें यहाँ, है ना। मतलब यहाँ पर बढ़ गया है, वोल्ट बढ़ गए यहाँ पर, है ना बेटा। ये पी वेव कैसी है? पी वेव है स्मॉल अपवर्ड फ्रॉम बेसलाइन ऑफ ग्राफ बेसलाइन से अपवर्ड है। लेकिन ये पी वेव जो है, ये पी वेव क्या डिनोट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल सिस्टोल। क्या रिप्रेजेंट करती है पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल। यहाँ से समझ जाना कि एट्रियल सिस्टोल हुआ।
इसके बाद है नंबर टू है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, स्लाइट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ ग्राफ। यहाँ है बेस लाइन ग्राफ की। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखिए कैसा है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट एज अ स्लाइट downward deflection from the baseline of graph and continues as a large upright wave and ends as a downward wave. QRS complex, it starts as a slight downward deflection from baseline of graph and continue in a large upright wave, and ends as a downward wave. QRS complex represent ventricular systole, that is ventricular depolarization. तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल वेरिएशन, इसीलिए बोला ना। यहाँ देखिए मिली वोल्ट कितना कम जनरेट हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा +1। कहाँ पर आया है डिफ्लेक्शन? +1 पर आया, मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, यहाँ डिफ्लेक्शन कम है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कम, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा। यहाँ पर दोनों जगह पर अगर हम देखेंगे तो डिफ्लेक्शन अलग अलग दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में वेरिएशन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वेरिएशन हमें मिल रहा है। QRS complex, it starts as a slight downward deflection from baseline. Slight downward deflection from baseline and continues as a large upright wave. Continues a large upright wave and ends as downward wave. And it represents ventricular depolarization. Ventricular depolarization means ventricular systole. This is QRS complex. नेक्स्ट इज टी वेव। लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट वाली है टी वेव। टी वेव कैसी है? टी वेव भी स्मॉल है ना, स्मॉल है, लेकिन ये स्मॉल है, लेकिन ये एलिवेटेड वेव है। कैसी है ये? एलिवेटेड वेव, अपवर्डली एलिवेटेड वेव है ना, टी वेव। समझ में ना?
लास्ट है ये टी वेव। देखिए टी वेव स्मॉल है, वाइड है, स्मॉल वाइड, अपवर्डली elevated, upwardly elevated wave, upwardly elevated wave. It represents ventricular repolarization. तो टी वेव कंप्लीट कर लिया। कैसी है टी वेव? स्मॉल है, वाइड है, अपवर्डली एलिवेटेड। देखिए पी वेव और टी वेव की कंपैरिजन कीजिए। टी वेव अपवर्डली एलिवेटेड है, पी वेव से ज़्यादा ऊपर है वो, अपवर्डली एलिवेटेड वेव। क्या रिप्रेजेंट करती है वो? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसमें देखिए, इसमें इंटरवल, ये देखिए ये वाला पी आर इंटरवल है, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल। यहाँ पर एट्रियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो ये है पी आर इंटरवल। कितना टाइम है वहाँ? ये 0.16 सेकंड। ये है पी आर इंटरवल, आर आर इंटरवल, आर आर इंटरवल। मतलब ये हो गया एक वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये हो गया दूसरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। दोनों के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, समझ में ना? ये टाइम पी आर इंटरवल। इसके बाद ये है क्यू टी इंटरवल, ये क्यू आर एस, ये क्यू, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्या होता है? टी। ये है क्यू टी इंटरवल और ये है एस टी सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है बेटा? ये एस टी सेगमेंट। ये हो गया हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे। ईसीजी किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ एक कार्डियक साइकिल, मतलब एक हार्ट बीट यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ दूसरी स्टार्ट हो गई। ईसीजी के यूजेस। ईसीजी helps to diagnosis of abnormalities in conducting pathway. ईसीजी से पता चलेगा कि कंडक्टिंग पाथवे में कुछ एबनॉर्मेलिटी है या कंडक्टिंग पाथवे नॉर्मल है। कंडक्टिंग पाथवे मतलब जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड है ना, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हीस, परकिंज फाइबर्स, वो जो कंडक्टिंग पाथवे है, जो कंडक्टिंग पाथवे जो है, कंडक्टिंग पाथवे में कुछ एबनॉर्मलिटी अगर आती है तो ये हमें, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल, ये नॉर्मल ईसीजी है। इस नॉर्मल ईसीजी में बराबर यहाँ पर 0.8 सेकंड को यहाँ ख़त्म हो रहा। तो एबनॉर्मलिटी अगर आती है कंडक्टिंग पाथवे में, तो देखिए जो टाइम इंटरवल है दो हार्ट बीट के बीच में, वो कम ज़्यादा होगा, है ना। फास्ट होते हैं हार्ट बीट तो यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होगा, पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर हार्ट बीट स्लो होते हैं तो यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद ये ख़त्म होगा स्लो। हार्ट बीट का रेट अगर स्लो होता है तो क्या बोलेंगे हम उसे? ब्रैडीकार्डिया। तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स नहीं होंगे, तो कम हो गई।
तो एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड का होता है, तो वहाँ उस केस में हार्ट बीट 0.8 सेकंड का नहीं तो ज़्यादा होगा टाइम में। तो यहाँ से पता चलता है ना, यहाँ अगर ख़त्म होता है तो कंडक्टिंग पाथवे नॉर्मल है। समझ में आया? कुछ भी प्रॉब्लम होता है हार्ट में, कुछ भी डिफेक्ट होता है तो इसी से पता चलेगा। ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग अगर कम ज़्यादा हो गया तो समझ लेना कि हार्ट में कुछ डिफेक्ट डेवलप हो गया है। तो ये ECG हेल्प टू डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ इन कंडक्टिंग पाथवे हो गया। ये एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल है ना, हार्ट चेम्बर। हार्ट का चेम्बर अगर एनलार्ज होता है, वेंट्रिकल अगर एनलार्ज होता है तो इससे पता चलेगा। नंबर 3, डिफेक्ट इन कार्डियक मसल्स, abnormalities in cardiac muscles, reduced blood supply to cardiac muscles, causes of chest pain, ECG से क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है, किसका डायग्नोसिस हो सकता है? एक तो एबनॉर्मेलिटीज़ इन कंडक्टिंग पाथवे, कंडक्टिंग पाथवे में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो इससे पता इसी ECG से ही डायग्नोसिस हो सकता है उसका। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेम्बर, हार्ट का चेम्बर अगर एनलार्ज होता है तो कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग है उसमें फ़र्क पड़ेगा, इससे ही पता चलेगा। डिफेक्ट इन कार्डियक मसल्स या फिर एबनॉर्मेलिटी इन कार्डियक मसल्स में कुछ डिफेक्ट डेवलप होता है, ECG से वो डायग्नोसिस हो सकता है उसका। रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स को अगर कम ब्लड सप्लाई हो रहा है ये भी इससे ही डायग्नोस होगा। कॉजेस ऑफ चेस्ट पेन होता है किसी को, एंजाइना पेक्टोरिस, तो उसके भी जो कॉजेस है उसका कारण रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स होता है, तो ECG से ही वो डायग्नोसिस होगा। समझ में आए? जो भी फिजिशियन है वो फिजिशियन डायग्नोसिस करता है ना हार्ट डिफेक्ट का, तो वो डायग्नोसिस ECG से कैसा करता है फिजिशियन? उसको डायग्नोसिस के लिए क्या देखना पड़ता है? पैटर्न ऑफ वेव्स एंड इंटरवल, टाइम इंटरवल ऑफ वेव्स या फिर टाइम इंटरवल बिटवीन वेव्स। डायग्नोसिस करने के लिए फिजिशियन को क्या देखना पड़ता है? किसी भी डिसीज़ का अगर हार्ट डिफेक्ट, फिजिशियन डायग्नोज हार्ट डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ पैटर्न ऑफ वेव्स इन ECG एंड टाइम इंटरवल बिटवीन वेव्स। ये अगर दिख रहा है ECG तो ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें पैटर्न चेंज होता है वेव का। जैसे ये वेव नीचे आती है, ये वेव नीचे आती है, यहाँ होना चाहिए डिफ्लेक्शन +1 से कम आता है, पैटर्न चेंज हो गया। समझ में? पैटर्न चेंज हो गया, इसका मतलब ये है ये इससे कम आता है ये वेव, R अगर नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल का पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा। समझ में है ना? पूरा उसका जो उसकी जो इफ़िशियंसी है वो 100% नहीं, कम हो गई है। समझ में आया? अगर ये टाइमिंग देखिए, ये 0.8 सेकंड यहाँ होना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये टी वेव यहाँ पर 0.4 सेकंड यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अगर ये यहाँ पर होता है तो इसका मतलब है कि इसमें जो इंटरवल है ये कम हुआ है,
जितना इंटरवल चाहिए उतना नहीं है, कम हुआ इंटरवल। इसका मतलब है इसको टैचिकार्डिया है, जो हार्ट बीट्स का रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया। ऐसा होता है तो ये पी वेव यहाँ नहीं स्टार्ट होगी, यहाँ स्टार्ट होगी पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ स्टार्ट होगा, फिर टी वेव यहाँ स्टार्ट होगी और एक हार्ट बीट यहाँ ख़त्म होगी। मतलब 1.2 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है। 1 सेकंड या फिर यहाँ अगर ख़त्म होती है एक हार्ट बीट तो 1 मिनट में कितने हार्ट बीट होंगे? 60। तो क्या हो गया? ब्रैडीकार्डिया। समझ में आया बेटा? तो जो भी फिजिशियन हार्ट में जो भी डिफेक्ट है, डिफेक्ट का डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करेगा ईसीजी में ये जो वेव पैटर्न है ये देखेगा और टाइम इंटरवल वेव्स में जो भी टाइम इंटरवल्स हैं वेव्स के बीच में वो देखेगा। इसकी हेल्प से डायग्नोसिस हो सकता है हार्ट डिफेक्ट का।